Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the participants on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians. Before we start the proceeding, I'll request Dr. Bashir Saab to recite a few verses from Holy Quran. Bashir Saab. जज़ाकल्लाह बशीर साहब. आइए बैठिए. शाम आ गया. आगे चले. Thank you. As you know, our today's topic is testicular swelling. We see many patients in our daily practice with swelling in the scrotal area. तो कुछ हमारे दोस्तों की डिमांड भी थी कि इस टॉपिक पे बात की जाए. तो वी आर लकी दैट वी हैव विद अस एन एमिनेंट, a renowned surgeon, Professor Arshad Cheema, who is my younger brother. So he will enlighten us on this topic. So please be ready. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am so happy that on a weekend, so many people in the afternoon, instead of choosing to sleep, are actually here to learn, which augurs very well for this nation. कि हम जांचना चाहते हैं. आपका जो प्रोफेशन है ना, ये बड़ा ही नोबल है कि अल्लाह मियाँ ने सूरह मायदा में ये कहा कि वमन आह्याहा, द वन हु गिव्स लाइफ. अदरवाइज हम तो जान बचाने, आह्या है इज एक्चुअली रिससिटेशन, गिविंग लाइफ. फकान्नमा इज एज इफ आह्या नासा जमिया, कि सारे लोगों को मिल के तो उसने बचा लिया. यानी एक लाइफ को बचाना जो है ना, अल्लाह मियाँ ने सारी इंसानियत को बचाने से इक्वेट कर दिया. वी ऑल डू दिस जॉब एवरी डे. ये जब मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिल हुआ 1965 में, वॉर से पहले की बात है, तो ये शेर लिखा होता था कि जो इल्म हुनर मिले. उस वक्त ही हमें दूसरे लफ्ज़ की समझ नहीं आती थी. बट व्हेन आई ग्रू अप आई फाउंड आउट कि ये सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, उसको अप्लाई कर लेना जो है ना, जो स्किल है ना, उसको अप्लाई करने का वो भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना जानना इम्पोर्टेंट. सो नॉलेज, नोइंग एंड द एबिलिटी टू अप्लाई दैट, उसको हुनर कहते हैं या साइकोमोटर स्किल कहते हैं. ठीक है ना. अगर एक आदमी आपके सामने अरेस्ट कर जाता है और आपको सीपीआर करना नहीं आता ना, तो फिर आपको क्या फ़ायदा कि ईसीजी में कौन सी वेव ऊपर जाती है, कौन सी नीचे जाती है. सो हमारे प्रोफेशन में अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये जो स्किल है ना, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है. सो जब मैं यहाँ से अपना ग्रेजुएट करके निकला 1970 में, तो आई हैड बाय देन रियलाइज कि इस शहर में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता. थोड़ा सा आगे आए तो गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, साथ ही है कोई. गवर्नमेंट कॉलेज में लिखा होता था करेज टू नो. अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि आपको एक चीज़ जो है ना वो पता नहीं होता, बट यू आर अशेम्ड टू आस्क कि ये नालदा ये ना समझो, ये भी नहीं पता. तो दे हैड दिस सेइंग कि करेज टू नो, पिक अ करेज टू नो, बिकॉज ओनली देन यू विल एनलाइटन योरसेल्फ. तो एफएससी का रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझे पूछा क्या बनना है. अब मैंने ऑब्वियसली प्राइमरी अपना प्री मेडिकल किया हुआ था. आई न्यू वेरी वेल इन माई माइंड कि मैंने क्या बनना है.
I wanted to be a surgeon. Now I'll tell you the reason. Physician और surgeon में फ़र्क क्या होता है? A surgeon is a physician who also knows how to operate. उसमें एक additional qualification होती है हाथ से काम करने की. सर इसमें 4 बंदों में से एक ही बंदा स्माइल दे रहा है. वो मैं आज भी स्माइल दे रहा बाकी 3 अफसर हैं. हालांकि वो भी फर्स्ट आए हुए अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी है. थोड़ा सा और आगे गए तो ये सो आई मूव्ड अनदर हाफ अ किलोमीटर तो ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है. इसके साथ मेरी एसोसिएशन को 42 इयर्स की है. पिछले 16 साल मैंने यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के तौर पे गुजारे. आई बिकेम चेयरमैन सर्जरी डिपार्टमेंट इन 2007. इसकी ऊपर लिखा होता था एल्टापीट, सीक द हाईएस्ट. ये तो हाँ, तो मैं जो अपना ये 3 एल्मा मैटर्स है मेरी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको आई ओ अ लॉट टू I owe a lot to these 3 places for my education, and I've been trying to pay back. For the 16 years I have taught the students of King Edward Medical University. Altapit का मतलब seek the highest. Alta is height. Highest achievement. अब बात करते हैं कि why do people come to doctors, to surgeons? There are 3 reasons. You will see 99% लोग जो है ना, जो surgeons के पास आते हैं वो इन 3 वजह से आते हैं. Either they are having pain somewhere, or they have developed a lump somewhere, or they are bleeding from somewhere. अगर आप आज जाना जितने मरीज सर्जरी के होंगे ना, उन सारों में से 99% में ये 3 कंप्लेंट होंगी. दैट मीन्स कि अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये जो 3 कंप्लेंट हैं इनको डिसेक्ट करना आना चाहिए हमें. सो वी शुड नो कि अगर दर्द होती है तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि ये दर्द जो है ना वो ऑपरेशन चाहती है और ये दर्द ऑपरेशन नहीं चाहती. मैं एक दिन इतवार की सुबह ना 10 बजे बैठा हुआ था तो मुझे एक अस्पताल से जो मेरे घर के अक्रॉस है फ़ोन आया मसूद हॉस्पिटल से जी कि सर एक अपेंडिसेक्टमी करनी है एक मरीज़ की. मैंने कहा अच्छा मैं मरीज़ आके देखता हूँ. मैं मरीज़ देखने गया तो मैंने उससे पूछा दर्द कितनी देर से हो रही है. उसने कहा 2.5 महीने हो रहा है. थी दर्द राइट इलेक फोसा में ही, लेकिन वो 2.5 महीने से हो रही थी. अब 2.5 महीने वाली दर्द जो है ना वो अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकती. So it would be wrong to operate on that patient. लेकिन अस्पताल ने this is 1998 की है, पता नहीं 70 बात है, उन्हें को 25-30 हज़ार रुपये मरीज़ा से जमा कर लिए हुए थे. तो मैंने उस मरीज़ा के अपना बाप को कहा कि तुम ना एक बेरियम फॉलो थ्रू करवाओ. CT स्कैन अभी इतना कॉमन नहीं था तो इसकी टर्मिनल आलिया में देखते हैं. मुझे लगता है ट्यूबरक्लोसिस ना हो गई. इसको अपेंडिसाइटमी के ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा. एक तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, क्रॉनिक भी होती है. क्रॉनिक कोई नहीं रिकरेंट एक्यूट है. रिकरेंट एक्यूट है, वो दोबारा एक्यूट अटैक किया. इन बिटवीन द 2 अटैक्स देयर शुड बी नो पेन, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अपेंडिसाइटिस, समथिंग एल्स. मरीज़ का तो भला हो गया कि वो ऑपरेशन से बच गई. अस्पताल ने उसके बाद मुझे कभी फ़ोन नहीं किया. ओके. सो बात ये है कि हर्ट या पेन जो है और ब्लीडिंग और स्वेलिंग, एक दफ़ा मैंने ब्लीडिंग की बात की थी आपसे 2-3 साल पहले. स्वेलिंग के लिए हमने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं. लंप, मास, ट्यूमर, गिल्टी, रिसोली, फोड़ा, छाला, जो बेसिकली ये सारे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं स्वेलिंग के लिए. सो
जब भी आप एग्जामिन करो किसी स्वेलिंग को तो पहला काम आपने देखना है कि ये इस पे साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, अदरवाइज रेड है, टेंडर है, टेम्परेचर रेज्ड है। बिकॉज एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन टेस्टिकुलर स्वेलिंग्स कैन ओनली बी टू थिंग्स, it's either epididymoarchitis or it is a torsion of the testes, and the second is more common than the first. अभी बात करते हैं इसकी, ये टॉर्शन क्या चीज़ है। फिर हम ये मैं आपको डॉक्टर साहब ये दे दूंगा, ये आपको दे दूंगा। ये वैसे भी हमारी फेसबुक पे लाइव जा रही है और रिकॉर्डिंग भी होती है। चलो तो बड़ी अच्छी बात है फिर, आप अच्छा। उसमें देख सकते हैं डॉक्टर साहब। हम देखते हैं मोबिलिटी या फिक्सिटी। अगर स्वेलिंग कहीं भी है बॉडी में ना, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल स्टेप टू डू इन अ स्वेलिंग इज टू सी कि किस एनाटॉमिकल प्लेन में है। फॉर एग्जांपल स्वेलिंग यहाँ पे है तो आपने देखना है कि स्किन के अंदर है या स्किन के नीचे है, नीचे जो मसल है उसको अटैच है कि नहीं है, क्योंकि वही स्वेलिंग अगर स्किन के नीचे है तो लाइपोमा होगी, लेकिन अगर मसल को अटैच होगी तो मसल ट्यूमर होगा, रैप्टोमायोसार्कोमा होगा। सिर्फ हाथ लगाने से आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्वेलिंग है ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। तो जी हाँ जी बिल्कुल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनाटॉमिकल प्लेन, आई थिंक द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एनी स्वेलिंग इज कि ये किस एनाटॉमिकल प्लेन में है। और अभी हम टेस्टिकुलर स्वेलिंग में बात करेंगे कि एनाटॉमिकल प्लेन टेस्टिकुलर स्वेलिंग में क्या है। फिर हमने देखना है कि उस इज इट फील्स हार्ड और सॉफ्ट, कंटेंट्स इसके क्या है, सिस्टिक है या सॉलिड है। सिस्टिक कंटेंट्स के थ्रू आप लाइट, मैनी टाइम्स यू कैन शाइन लाइट थ्रू द सिस्टिक कंटेंट्स, इसे हम ट्रांसइल्यूमिनेशन कहते हैं। यू कैन एक्चुअली फ्लक्चुएट इट, एक तरफ से उंगली दबाओ तो दूसरी तरफ से उठाती है अगर फ्लूइड हो तो। सो दो चीज़ें आपने देखनी है कि एनाटॉमिकल प्लेन क्या है और इसके अंदर क्या है, कंटेंट्स क्या है। अब करते हैं बात इसकी, ये जो एनाटॉमिकल प्लेन जो है, जब टेस्टिकुलर स्वेलिंग आप देखते हो तो पहला काम यू करते हो कि यू पुट योर 2 fingers above it to see can you get above the swelling or not. Because if you cannot get above the swelling, then it is not a testicular swelling, it is an inguinoscrotal swelling. It is not just scrotal swelling, it is an inguinoscrotal. और ऊपर से ये हर्निया आ रहा है, तो you try putting your finger on top to see कि can you get above the swelling. ये पहला काम आपने ये करना है कि can you get above the swelling or not. उसके बाद आपने देखना है कि ये कफ इम्पल्स इस पे पॉजिटिव है कि नहीं, रिड्यूसेबल तो नहीं, इसको दबाने से अंदर तो नहीं चली जाती, बिकॉज दीज आर द साइंस ऑफ हर्निया। ठीक है, तो पहला काम हमने ये करना है कि ये हर्निया है या ये एक्चुअली स्क्रोटल स्वेलिंग है। सो लेट्स टेक द हर्नियाज आउट, क्योंकि वो अपना आज डिस्कशन नहीं है। अब आगे स्क्रोटल स्वेलिंग। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन समटाइम आर हेल्पफुल इन डिफाइनिंग कि वो लिमिट्स क्या है। दिस पेशेंट हैज एम्प्टी स्क्रोटम, अगर आप नोट करें तो इसका टेस्टिस है ही नहीं वहां पे। सो अनलेस द पेशेंट सेज कि किसी ने टेस्टिस निकाल दिया था, वेयर डिड द टेस्टिस गो। हमने एक्चुअली ही हैड डेवलप्ड अ ट्यूमर, ये राइट इलेक फोसा में ना जो पैल्पेबल मास था, ये अनडिसेंडेड टेस्टिस में टेस्टिकुलर कार्सिनोमा बन गया था। ठीक है, ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस था इसके तो साथ नजर आ रहा था ना टेस्टिस उधर ही। सो दिस वाज इजियर टू पिक देन दिस प्रीवियस वन, जो कि आप अगर आपको नहीं पता चलना था कि राइट इलेक फोसा में मास क्या, अनलेस यू वर टू एग्जामिन द स्क्रोटम टू सी कि वहां पे टेस्टिस नहीं है। इतना ऊपर राइट इलेक फोसा तक अनडिसेंडेड हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, इतना ऊपर क्या, वो बहुत उससे भी ऊपर हो सकता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना स्पीड वाइज, वो ये देखना है कि ये टॉर्शन है कि नहीं है। बट व्हाट इज टॉर्शन? नॉर्मली जो अल्लाह मियां ने बनाया है ना ये टेस्टिस, ये एक साइड से लगा होता है, तो इट डज नॉट अंडरगो टॉर्शन इनसाइड द tunica verticalis.
लेकिन कई दफ़ा ये जो टेस्टीज है वो साइड से लगा होने की बजाय सिर्फ ऊपर लगा होता है। इसे हम बेल क्लैपर टेस्टीज कहते हैं। बेल जो होती है उसके अंदर जो चीज़ ऐसे टन टन करती है उसको क्लैपर कहते हैं। तो ये बेल क्लैपर टाइप है ना, देन इट अंडरगोज ट्विस्टिंग, इसे हम टॉर्शन कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है टॉर्शन का कि टॉर्शन इंटरप्ट्स द ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस। तो आपके पास टोटल 6 घंटे होते हैं किसी भी ब्लड सप्लाई को रेस्टोर करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि ना डॉक्टर चाहता है कि इसको ऑपरेशन करना पड़े और ना सर मरीज चाहता है कि मुझे ऑपरेशन करना पड़े, सो दे वेट। लेकिन अगर आप 24 घंटे वेट कर रहे हैं ना तो देन यू विल बी लेफ्ट विद अ डेड टेस्टिस। एंड फ्रीक्वेंटली ये जो abnormality है ये दोनों तरफ होती है। So unless you recognize it well and fix the other testes, ultimately in coming years the patient may lose both his testes, ठीक है ना। क्योंकि abnormality जो है वो bilateral होती है, जो बेल क्लैपर टाइप abnormality है ना, हाँ bilateral होती है, दोनों साइडों पे होती है। सो कैसे पता चलता है? जनरली इट्स ए यंग बॉय, 2-3 साल का है या 15-20 साल का है। इट्स अ यंग बॉय हु हैज सडनली कम विद अ टेंडर स्क्रोटम, और वो आपको हाथ नहीं लगाने देता। इट इज सो टेंडर यू कैन गेट अबव इट, सो यू नो दिस इज नॉट अ स्ट्रैंगुलेटेड hernia, बट यू कैनट डिफाइन कि टेस्टिस कहाँ पे है और एपिडिडिमस कहाँ पे है। अब आप यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, ठीक है ना। द स्पीड मैटर्स हेयर बिकॉज आपके पास अगले 4-5 घंटे हैं टू सेव दिस टेस्टिस। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिक्वेस्ट अ डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पहले तो हम ये कहते थे गो एंड एक्सप्लोर देम वेल, इमीडिएटली एक्सप्लोर करो। अब हम ये करते हैं कि वी रिक्वेस्ट एन अल्ट्रासाउंड, एंड अल्ट्रासाउंड विल टेल यू दैट दे कैन नॉट डिटेक्ट अ फ्लो इन द टेस्टिस बिकॉज ऑफ द टर्निंग, ठीक है। सर एक जो वो पल्पेट करते हुए अपलिफ्ट करते हैं, हाँ, और पेन रिलीव होती है उसमें। जब ये ट्विस्ट करता है तो ब्लड वेसल भी साथ ट्विस्ट हो जाती है। हाँ, ब्लड वेसल उसके काट के, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। वो जब ब्लड वेसल है पहले वेन बंद होती है, वेन में कम है ना प्रेशर, तो आर्टरीज में ब्लड आता रहता है और वेन से जाता नहीं है, तो वो इंगॉर्ज होकर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। एंड फाइनली द आर्टरी ऑल्सो स्टॉप्स, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू आर इन डेंजर ऑफ लूजिंग दिस, गैंग्रीन कहते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था तो मेरे पास एक डॉक्टर अपना छोटे भाई को लेके आया। ही वॉज ऑल्सो डॉक्टर जो था ना, लेकिन वो अपना किसी और फील्ड में होगा। नहीं, वो हाउस सर्जन था। हाउस सर्जन था म्यू हॉस्पिटल में, तो मैं काम करता था सर्विसेज हॉस्पिटल में। बट दिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो था ये हमारे साथ काम करता था। तो मैंने उसे कहा कि योर ब्रदर हैज टेस्टिकुलर टॉर्शन, डॉक्टर है तो इसको यूँ करो कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। He said, I went and saw the professor saab before I came to see you, and he has prescribed these antibiotics. I said, you have no time to wait for the effect of antibiotics. You should go and have it explored. Since you can't have it explored in Services Hospital, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कह दिया है कि एंटीबायोटिक ले लो, you go to Mayo Hospital to have explored. He didn't. And 3 days later in Services Hospital, we removed his gangrenous testes on the same list. I haven't forgotten him. He was a young man. He was a doctor. He was a doctor. And that is the tragedy of the situation. He understood very well, or should have understood very well, कि torsion क्या होती है। वो सर्जरी से डर गया ना? नहीं, वो सर्जरी से नहीं डर गया। He was misled. He was misled by my professor. मैं उस वक्त उसने प्रोफेसर को ज्यादा
सर उन्होंने या ऑर्काइटिस उसको लेबल किया या ऑर्काइटिस लेबल कर दिया, ओके एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन ये है कि यंग 12-13 साल के बच्चे को, अनलेस देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ मम्प्स इन द कम्युनिटी, देयर इज नो रीजन व्हाई शुड अ 13-year-old डेवलप ऑर्काइटिस। ठीक है ना, दैट इज एक्चुअली द थ्योरी है। व्हाई शुड अ 12-year और 9-year-old, वो कोई हीरा मंडी से तो होके आया नहीं है ना, व्हाई शुड ही ऑन अर्थ डेवलप ऑर्काइटिस। ठीक है सर मम से तो मम्स, यही मैं कह रहा हूँ ना, अनलेस मम्स के केसेस हैं। अच्छा, मम्स में हो सकता है, दिस इज द ओनली, बट इट इज लॉट बेटर टू एक्सपोज हाँ, इट इज लॉट बेटर टू एक्सपोज an architis patient than to leave a torted testes to get gangrenous. You know, आप हमारे जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो डिसीजन मेकिंग है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ए डिजीज़। ठीक है, मेडिसिन परफेक्ट साइंस नहीं है 100/100 कि ये ऐसे नहीं है। We see what happens if you operate and what happens if you don't operate. If you operate on only those people जिनको 100% certain diagnosis है appendicitis की, तो you will be leaving lot of them to become gangrenous and perforate. ठीक है, तो जब आप 90% certain हो जाते हैं ना appendicitis के मरीज में, तो you take them to theatre. Sir, is it possible कि इसको manually हो सकता है एक्चुअली किया जा सकता है, लेकिन इट इज नॉट नोन। हमें नहीं पता नहीं ना चलता हो गया है कि नहीं। मुझे याद है मैं जब रजिस्ट्रार था तो एक मरीज आया, वो खुद भी हो जाता है, उसको पहले भी इसी तरह के एक मरीज आया, तो मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, तो उसको इसी तरह दर्द थी, तो मैंने आई ट्राई टू सी कि इसको हम दोबारा कर सकते हैं। आई डिड इट एंड द पेन डिसअपीयर्ड एंड इट एक्चुअली डिड गेट बेटर। और हमने उसे फिर जाने नहीं दिया, हमने उसे दाखिल कर लिया। 2 दिन बाद उसको एक्सप्लोर किया तो वो बेल क्लैपर था दोनों साइड में, हमने उसे फिर फिक्स किया। सो इट इज़ पॉसिबल थ्योरेटिकली टू अनटॉर्ट इट, बट वी आर नॉट श्योर अनलेस आपका अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट कहता है जी आप ब्लड सप्लाई सारी वापस आ गई है। ठीक है ना, किया जा सकता है। सर इसको एपिडिडमो ऑर्काइटिस और यूरिटरी कोलिक से कैसे, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 12 साल के बच्चे यूरिटरी कोलिक में टेस्टिस वैसे तो नॉर्मल हो, नहीं वो तो पेन है ना, लेकिन वो तो उसको फील तो नहीं ना होना चाहिए, टेंडर टेस्टिस तो नहीं ना होना चाहिए। सर इनिशियली तो मुश्किल हो गया। नहीं यूरिटरी कोलिक यू विल नॉट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे जो स्वोलन है टेस्टिस इट इज टेंडर, वो तो हाथ नहीं लगाने देता आपको। एपिडिडमो ओके, सही एपिडिडमो ऑर्काइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करें? नहीं, एक मिनट, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है, फिर यही तो मैं बता रहा था ना, 13 साल के बच्चे को द ओनली रीजन दे गेट एपिडिडमो ऑर्काइटिस इज मम्प्स। तो अगर या तो मम्प्स की एपिडेमिक है कम्युनिटी में, और मरीज आपका जो है उसको टीका नहीं लगा हुआ मम्प्स का, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो आप मम्प्स MMR की वैक्सीन दी होगी ना आपने। नहीं तो क्लिनिकली जो है कि वो ये है कि यू कैन फील द एपिडिडमस एंड टेस्टिस सेपरेटली। हाँ, और यू मे नॉट बी एबल टू, देन हेयर कम्स द अल्ट्रासाउंड। वो अल्ट्रासाउंड कहेगा कि इसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई है, नॉर्मल है या इंक्रीज हुई है, फिर टॉर्शन वाले की ब्लड सप्लाई रुक गई हुई होगी। वैसे भी उसको साथ मम्प्स के भी सिम्टम होंगे। सॉलिटरी केस भी तो हो सकता है जी नहीं, लेकिन एपिडिडमो ऑर्काइटिस वायरल है ना, एक तो मम्प्स का, तो वो सॉलिटरी केस है, वायरल इन्फेक्शन नहीं बट देखें अगेन कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली। इफ इट्स अ 12-year-old विद अ टेंडर स्क्रोटम एक साइड पे जिसमें टेस्टिस और एपिडिडमस फील नहीं होता, इट इज टॉर्शन टेस्टिस until proven on the table that it is not, until proven on the table, because you stand to lose a lot by not operating, you stand to lose very little by operating। ठीक है ना, एंड ये है हमारी फिलॉसफी जो है ना, जो डिसीजन मेकिंग है, वो कहते हैं जी कि व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनारियो,
वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि आपने कहा सुबह 10 बजे आके देखूंगा और इतनी देर में वो रात में गैंग्रीनस हो गया, ये वर्स्ट केस सिनारियो, यू लॉस्ट द टेस्टिस, इट इज डेथ ऑफ द टेस्टिस। मरीज तो ठीक है ना, अब एक टेस्टिस रह गया और अनलेस यू फिक्स इट, वो 2 महीने बाद वो दूसरी साइड पे भी टॉर्शन हो जाएगी और फिर ही लूजेस दैट एज वेल। अच्छा, ठीक है, तो अब हम अगर एक साइड पे निकालते हैं तो दूसरी साइड पे हम हमेशा खोल के फिक्स करते हैं कि इसको दोबारा दूसरी साइड पे ना हो। अगर पेशेंट कोई सेक्सुअली एक्टिव है और वो 20-25 साल का है, तो हाँ। उसमें अगर सिंपल जो है, अगर स्क्रोटल ओके, गोनोरिया कैन प्रोड्यूस टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, लेकिन वो नहीं, लेकिन फिर भी है हाँ, ये हो सकते हैं टेस्ट, लेकिन उसमें एक तो ये है कि हिस्ट्री देगा या मैटर करेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगेन एन अल्ट्रासाउंड विल हेल्प यू डिफरेंशिएट द टू। अब ये बात आ गई, ये मरीज है जो डायबिटिक है। नाउ लुक एट दिस स्क्रोटम, दिस इज एक्चुअली नॉट इनसाइड द टेस्टिस, ये स्किन नेक्रोसिस है और ये होती है जनरली डायबिटिक्स में, इसको फोर्नियस गैंग्रीन कहते हैं एंड इट कैन किल योर पेशेंट इफ वी डोंट एक्ट फास्ट। तो सम टाइम वी विल टेक अवे ऑल द स्क्रोटल स्किन, और ये स्क्रोटम देखें ना, वो अपना बेर हो गया है, बाद में हम इसे स्क्रोटम को स्ट्रेच करके या जैसे स्किन फ्लैप लेके इसको कवर करेंगे। द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू गेट रिड ऑफ द डेड स्किन, डिब्राइडमेंट करना है। सो फोर्नियर्स गैंग्रीन, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। ये होती ऑलमोस्ट ऑलवेज डायबिटिक्स में होती है, उनकी जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये एक हाइड्रोसील है। What is hydrocele? Hydrocele is correction of fluid inside tunica vaginalis, जो उसकी कवरिंग है। हाइड्रोसील जनरली ऑफ अननोन काज होती हैं, प्राइमरी हाइड्रोसील जिन्हें आप कहते हैं। देयर आर समटाइम्स सेकेंडरी हाइड्रोसील्स। तो ये हाइड्रोसील ऑपरेट करने लगे थे तो हमने इसकी फोटो बनाई। हाइड्रोसील की डिफ्रेंशिएशन का सबसे अच्छा है कि यू ट्रांस इल्यूमिनेटेड, हाइड्रोसील के अंदर से लाइट बड़ी आसानी से गुजर जाती है, ठीक है। सर बच्चों में हाइड्रोसील की एज क्या है सर? न्यूबॉर्न में भी होती है। इन्फेंटाइल हाइड्रोसील तो बड़ी कॉमन है ना जी, 1 साल 100 साल 2 साल 3 साल वेट करें तो फिर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्जन को देख लेना चाहिए बिकॉज समटाइम द टेस्टिस वोंट ग्रो वेल। नहीं, ये खुद भी खत्म हो जाती है। हो सकती है, हो सकती है। 5 साल तक ये सेबेशियस सिस्ट है स्क्रोटम के ऊपर है, बट द टेस्टिस आर नॉर्मल, ठीक है। नाउ द अदर स्वेलिंग विच विल हैपन इन द स्क्रोटम इज द स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। ये एक अम्बलाइकस हर्निया है जो स्ट्रैंगुलेट हो गया, ये इंग्वाइनल हर्निया स्ट्रैंगुलेट हो जाता है। अगर वो स्वेलिंग टेंडर है और यू कांट गेट अबव इट एंड यू कांट रिड्यूस इट, तो दिस इज अ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इसको भी जल्दी अस्पताल भेजना चाहिए, क्योंकि अनलेस यू एक्सप्लोर देम विद इन 6 आवर्स दे विल लूज दैट पावर, देन वी नीड टू कट एंड जॉइन इट, ठीक है ना। जो एक चीज़ मैंने डाली थी वो लेकिन इसमें आया नहीं है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम समझते हैं आर्काइटिस है और मरीज को एक्चुअली टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। अगर स्वेलिंग टेस्टिस के अंदर है, नॉट इन द एपिडिडिमस, तो 99% of the time the swelling is a tumor. If the swelling is in epididymis, not in the testes itself, then 99% of the time it is infection of the epididymis, like TB. For example, tuberculous epididymoarthritis जो है वो उसमें आपका epididymis मोटा होता है। अगर swelling testes के अंदर है तो it is tumor until proved otherwise. It is tumor until proved otherwise. Repeat. If the swelling is inside the testes on your physical examination, it is testicular tumor. ठीक। अब टेस्टिकुलर ट्यूमर है जैसे आपका सेमिनोमा है या टेराटोमा है,
एंड पेशेंट्स लाइक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में गेन किसी भी कैंसर में जितना अर्ली आप डायग्नोज कर सको उतने मरीज के बचने के चांसेस बेहतर होते हैं। ठीक, ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट कितनी पड़ती है किस में? टेस्टिकुलर ट्यूमर में? मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन क्या है? ब्रेस्ट मेटास्टेसिस जो है कि ब्रेस्ट मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस बड़ी कॉमन है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में। सबसे पहले इट गोज टू द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, देन इट गोज टू दीज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, और फिर ये अपना उसमें जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है। द गुड न्यूज अबाउट टेस्टिकुलर ट्यूमर्स इज that now with the very effective chemotherapy many of the people can be cured, which was unheard of in previous eras. अब कुछ ट्यूमर है जैसे लिम्फोमा कैन बी क्योर्ड, so can a testicular carcinoma can be cured, but we have to make a diagnosis. तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये है कि a tumor which is inside, a lump or a mass which is inside the testes, not in the epididymis, is tumor until proved otherwise. ठीक है, और ये यंग आदमियों में होता है, 26 साल का, 18 साल का, 15 साल का, ये हो सकता है। अगर सर टेस्टिकल होगी, इंटरटेस्टिकुलर है, तो उसका जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसका तरीकेकार हम ये करते हैं कि we expose them by a suprainguinal incision and we actually cut it and have a look at it. If it is a tumor, we have already taken the consent from the patient for an orchidectomy. If it is a tumor. So when you take the patient to theatre for a presumed swelling in the testes, you have taken the consent for orchidectomy. ठीक है ना? सर कीमोथेरेपी इफेक्टिव है बोथ द ट्यूमर्स, टेराटोमा एंड सेमिनोमा? हाँ जी दोनों में है। हाँ सेमिनोमा में ज़्यादा है, सेमिनोमा ज़्यादा है, बट जी इतनी मतलब छोड़ के जो है लिम्फ नोड में किस रूट से जाएगा? लिम्फेटिक से। हाँ लिम्फेटिक से जाता है, लिम्फ नोड लिम्फेटिक जाएगा वो तो हाँ हाँ मीन के सियारा आउटर पे तो ठीक है, इसका हाँ जा रहा है हाँ हाँ और सुप्राक्लेविकुलर जो हाँ, वहाँ से एक थोरेसिक डक्ट जाती है ना जो लेफ्ट साइड पे है, जाके उधर एंटर होती है, तो उससे बैक फ्लो होता है जो लिम्फ नोड्स है ना उसके अंदर। जब वो बंद हो जाता है ना उसकी टर्मिनेशन, तो फिर बैक फ्लो में वो लिम्फ नोड, इट्स वेरी कॉमन ना, जो सुप्राक्लेविकुलर स्वेलिंग्स है ना टेस्टिस ट्यूमर में बड़ी कॉमन है। और भी अनफॉर्चुनेटली मरीजों में जैसे पैंक्रियाटिक है या गैस्ट्रिक है, उनमें भी कॉमन है, इसे विरकोज लिम्फ नोड कहते हैं। विरको एक विरको जो था वो अपना जर्मन था, वो डिस्क्राइब्ड इट, शार्कोज ट्रायड होता है। विरको वाज अ पैथोलॉजिस्ट एक्चुअली, शार्को वाज अ क्लिनिशियन। तो सर ये हाइड्रोसिल के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं टेस्टिकुलर कैंसर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइड्रोसील है वो प्राइमरी होती है, दैट मीन्स विदाउट काज। जो सेकेंडरी हाइड्रोसील है वो या वो ट्यूमर की वजह से हो सकती है, दैट इज व्हाई वी डोंट लीव द हाइड्रोसील, वी ड्रेन इट एंड देन वी फील द टेस्टिस। या दूसरा तरीका ये है कि आप अल्ट्रासाउंड वाले को कहो, चूंकि आपको फील तो हो नहीं ना, उसके इर्द गिर्द पानी आपको फील नहीं हो रहा, तो अल्ट्रासाउंड वाले को कहो कि वो देखे कि अंदर जो इसके टेस्टिस है वो नॉर्मल है कि नहीं, या उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड वाले को हाइड्रोसील में बहुत अच्छा नजर आता है टेस्टिस। रिमेंबर देयर इज वन थिंग एन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट लव्स एंड दैट इज फ्लूइड, बिकॉज द इजीएस्ट थिंग टू सी ऑन एन अल्ट्रासाउंड इज टू सी। इसलिए वो कहता है मसाना भर के लाओ, पित्ता भर के लाओ, ठीक है ना, गुड विंडो। उसको अकाउस्टिक विंडो कहते हैं ना जी, वो अकाउस्टिक विंडो है। तो टेस्टिस जिसके गिर्द पानी है, जिसे हाइड्रोसील हम कहते हैं, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको उसके अंदर से वो टेस्टिस जो है ना वो क्लियरली नजर आ रहा होता है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। और डॉपलर से उसकी अपनी ब्लड सप्लाई भी दे देता है। सो इफ वी वर टू समराइज व्हाट वी हैव बीन सेइंग, सर वेरिकोस का भी ओके, हाँ, जो हम जिसे हम कहते हैं अपना वेरिकोसील। वेरिकोसील एक्चुअली इज अ स्वेलिंग ऑफ द
ब्लड वेसल्स, जो कि अगर इसको वापस चले जाएं थोड़ा सा, ये जो ब्लड वेसल ऊपर आ रही है ना, वेरिकोसील यहाँ पे होती है, वो टेस्टिस के अंदर नहीं होती, इट्स इन द। और फिर आप मरीज को कहें कफ करें तो जनरली उसमें आपको कफ इम्पल्स फील होती है। It feels like what is called as bag of worms, especially if the patient is standing up. तो वेरिकोसील को जब हम एग्जामिन करते हैं तो मरीज को खड़ा करके उसे कहते हैं कि एग्जामिन है करो। तो वेरिकोसील जो है वो है, वेरिकोसील 99% ऑफ टाइम इज ऑन द लेफ्ट साइड, उसी वक्त ही हो जाती है अपना। 99% वेरिकोसील लेफ्ट साइड पे होती है। पेन नहीं होगी सर उसमें वेरिकोसील में? हो सकती नहीं, पेन होती है, डिस्कम्फर्ट, ड्रैगिंग पेन होती है। इनफैक्ट पता है क्या, अगर वेरिकोसील हो और आप जाके आर्मी ज्वाइन करना चाहो तो आर्मी वाले आपको नहीं लेंगे, वो कहेंगे पहले वेरिकोसील ठीक करवा के लाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिक्रूट्स गेट पेन जब वो अपना एक्सरसाइज करते हैं तो उसके एंड पे, तो वो आर्मी वालों को इस बात का पता है, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी हुई है जी कि वेरिकोसील पे ठीक करो। हम वेरिकोसील को ऑपरेट करते हैं जब पेशेंट की स्पर्म काउंट कम हो तो, एंड दे आर हैविंग डिफिकल्टी हैविंग चिल्ड्रन और दे आर हैविंग सिम्टम्स, ठीक है। पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की डायलिटेशन को ही वेरिकोसील कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इसे पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ही हम कहते हैं, ये जो ऊपर था। So he said that people come and see doctors for 3 reasons. Surgeons, they are having pain somewhere, or they are having a lump somewhere, and they are having bleeding from somewhere. ठीक है? If a person has a lump somewhere, the first thing which comes to his or her mind is कि ऐ किधरे खतरनाक तो नहीं आया जड़ी ये मैनू गिल्टी बनी है, रसौली बनी है। तो वही जो अगर लंप होगा स्क्रोटम में तो पेशेंट आपसे ये सवाल पूछेगा, डॉक्टर साहब किधर कैंसर तो नहीं है? मैं तो सुता नहीं रहा था जब तो मैंने पता लगा है, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, एंड वी सेड दैट for you to answer that question is to see what is the anatomical plane of that swelling, because that, and is it soft or cystic, is it transilluminable, can you get above it, all these will help you make. So 99% of the time in the clinic you should be able to assure the patient that you don't have testicular cancer, because the swelling is not inside the testes. And we said that if you do determine by your physical examination that the swelling is inside the testes, it is tumor until proven otherwise. एक बीमारी होती थी सिफिलिस, उसका गम्मा भी टेस्टिस के अंदर बनता था, लेकिन मैंने तो पिछले 20 साल में सिफिलिस का गम्मा देखा नहीं है। आप में से किसी ने अगर देखा? में देखा, पीनाइल ग्लास के ऊपर था, शरीर साहब थे उस वाले में। नहीं, लेकिन मैं, वो तो शंकर था ना, मैं गम्मा की बात कर रहा हूँ। नहीं, किताबों में हम पढ़ते थे कि गम्मा भी टेस्टिकुलर ट्यूमर बना सकता है, बट मैंने देखा नहीं है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग बना सकता है ना। तो इसलिए इन दिस डे एंड एज इन दिस कंट्री, इफ यू फाइंड दैट द लंप, यू डिटरमिन बाय योर फिजिकल एग्जामिनेशन दैट द लंप इज इनसाइड द टेस्टिस, इट इज ट्यूमर अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन था। हाँ, आई सॉ पेशेंट टुडे दिस मॉर्निंग, हाँ, recurrent pain epigastrium for a few days, 2 to 3 days, with fever and nausea, but usually no vomiting. और उसको 2-4 उसके बाद after the pain is resolved, the patient is all right. उसको 2-4 महीने कुछ नहीं होता, उसके पिछले 2-3 साल से after a few months he is having recurrent epigastrium. उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, अल्ट्रासाउंड वाले ने क्या कहा? नहीं, एच पाइलोरी जो पेन नहीं करता, अल्ट्रासाउंड उसका गॉल ब्लैडर ठीक था, उसका पैनक्रियास ठीक था, उसका और कोई उसमें समटाइम यू कैन हैव